नमस्कार दोस्तों, स्वरफास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर आप लोग के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अधिगम का धमाकेदार रिवीजन क्लास लेकर आ गए हैं। और इसमें जितने भी क्वेश्चन सेट किए गए हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करने से पहले बता दें, जो लोग अभी हमारे चैनल पे नए हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबा दीजिए। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति 2020 में प्राथमिक विद्यालय शिक्षण में किस भाषा पर बल दिया गया है। तो ऑप्शन में मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, राष्ट्रभाषा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए नई शिक्षा नीति 2020 में जो है प्राथमिक विद्यालय शिक्षण में जो है मातृभाषा पर बल दिया गया है। आपको बता दें कि नई शिक्षा नीति 2020 के प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि अब जितने भी प्राथमिक विद्यालय है वहाँ जो है शिक्षण कौशल किस में दिया जाए, तो मातृभाषा में दिया जाए। अब सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए नई शिक्षा नीति 2020 में यह भी कहा गया है कि माध्यमिक विद्यालय में जो है शिक्षा क्षेत्रीय भाषा में दिया जाए और उच्च माध्यमिक जो है विद्यालय में शिक्षा राष्ट्रभाषा में दिया जाए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा से कौन वर्ग सबसे ज़्यादा वंचित है। तो ऑप्शन में सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग। तो देखिए शिक्षा से कौन वर्ग सबसे ज़्यादा वंचित होगा, तो अनुसूचित जनजाति वर्ग यानी एसटी वर्ग जो भी होता है वो अभी तक सबसे ज़्यादा शिक्षा से वंचित है, क्योंकि वह खाना बदोश होता है, वह जनजाति होता है, वह आदिवासी होता है, वह जो है घुमंतु होता है। तो इसीलिए अभी तक उनको व्यापक शिक्षा नहीं मिल पाया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग से खुद भी बनना चाहिए, क्योंकि यह आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पे ये क्वेश्चन डिपेंड करता है, क्योंकि इसका कोई थ्योरी नहीं है, कोई रूल नहीं है। क्योंकि आप देखिए खुद समझते हैं कि सबसे ज़्यादा आरक्षण की जरूरी किसका है या किसको है, तो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग को है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन कक्षा कक्ष का कार्य नहीं है। तो ऑप्शन में श्याम पट कार्य, मौखिक शिक्षण कार्य, लिखित शिक्षण कार्य, मध्याह्न भोजन कार्य। तो देखिए विद्यालय में तो एक भवन होता है, मगर उस भवन में भी कक्षा कक्ष होता है जहां आपको शिक्षक जी पढ़ाते हैं या आपके मैडम जी पढ़ाते हैं, वो क्या कहलाता है, कक्षा कक्ष कहलाता है। तो देखिए आपके कक्षा कक्ष में कौन कौन कार्य होता है, इसमें से तो श्याम पट कार्य होता ही है, मौखिक शिक्षण कार्य होता है यानी शिक्षण मौखिक भाषा के द्वारा आपको कुछ बतलाता है कक्षा कक्ष में। उसके बाद लिखित भाषा के द्वारा भी जो है कक्षा कक्ष में कुछ शिक्षण कौशल आपको देता है। मगर देखिए इसमें से जो है मध्याह्न भोजन कार्य जो है कक्षा कक्ष में नहीं बन के यह विद्यालय के बाहर एक इसका भवन होता है, उस भवन में जो है आपको मध्याह्न भोजन तैयार किया जाता है। यह छोटा सा भवन होता है, बल्कि यह कक्षा कक्ष में नहीं बनता है। और आपको बता दें कि मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत 1995 में हुई थी और इस योजना के तहत जो है कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बालक तथा बालिकाओं को जो है पोषण युक्त भोजन विद्यालय में एक टाइम मुफ्त दिया जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बालक का प्रारंभिक विकास कहाँ होता है। तो ऑप्शन में परिवार में, समाज में, विद्यालय में, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बालक का जो है प्रारंभिक विकास कहाँ होता है, तो परिवार में होता है, क्योंकि आपको बता दें कि बालक का जो है शिशुअवस्था काल उनके परिवार में ही बीतता है। यानी उनका जो है 1 से लेकर 6 वर्ष तक की जो अवधि होती है उनके माता पिता के समक्ष, उनके परिवारजनों के समक्ष रहता है। तो इसीलिए जो है बालक का प्रारंभिक विकास कहाँ होता है, तो परिवार में होता है। और आपको बता दें कि बालक का जो है प्रारंभिक विकास कहिए या बालक का शिशुअवस्था का काल जो है निर्माण का काल भी होता है, क्योंकि उनका जो है परिवार में अच्छा से भरण पोषण होता है। अब सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए बालक का जो है समाज में नैतिक विकास, सांस्कृतिक विकास, व्यवहारिक विकास होता है। उसके बाद बालक का जो है विद्यालय में शैक्षणिक विकास होता है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है। तो ऑप्शन में भेदभावपूर्ण शिक्षा, हमेशा दंड देना, बच्चों में ही हीनता का भाव भरना, आदर्शवादी शिक्षण प्रक्रिया। तो देखिए अधिगम को जो है सकारात्मक प्रकार से कौन प्रभावित करेगा, तो आदर्शवादी शिक्षण प्रक्रिया। क्योंकि देखिए आदर्शवादी शिक्षण प्रक्रिया का मतलब है कि इस प्रक्रिया के तहत किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है, चाहे वो गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा हो, सभी को समान रूप से शिक्षा दिया जाता है, ठीक है। तो आदर्शवादी शिक्षण प्रक्रिया जो है बच्चों में सकारात्मक प्रभाव डालता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए सभी ऑप्शन को देखते हैं।
तो देखिए भेदभावपूर्ण शिक्षा जो है बच्चों में नकारात्मक प्रभाव डालता है। हमेशा दंड देना भी जो है बच्चों में नकारात्मक प्रभाव डालता है। उसके बाद देखिए बच्चों में जो है हीनता का भाव बढ़ना भी बच्चों में नकारात्मक प्रभाव डालता है। अब आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हम आप लोग को जो बिहार बेट का स्पेशल नोट्स दे रहे हैं। यह मेरा नंबर है 7050387142। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है और गूगल पे फोन पे भी नंबर है। तो आपको हम इस पर छोटा सा अमाउंट मात्र 99 रुपया लेके इसमें हम पूरा जीके जीएस टीचिंग एप्टीट्यूड और हिंदी का स्पेशल नोट दे रहे हैं। क्योंकि देखिए इस बार जो है बिहार बेट में कंपटीशन बढ़ गया है और 26 को कॉलेज का मान्यता भी रद्द हो गया, यानी सीट घट गया है। यानी पहले 36,000 सीट था तो समझिए 2500-2600 सीट घट गया है। उसके बाद विद्यार्थी की संख्या जो इस बार बढ़ गया, 2 लाख से ज़्यादा फॉर्म भराया है। तो आप लोग कहीं से भी चूक नहीं कीजिए और अपने तैयारी को जरूर बेहतर बनाइए और आप मेरा नोट्स लीजिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय में किसको प्रवेश दिया जाता है? तो ऑप्शन में बालक, बालिका, शिक्षक, शिक्षिका। तो देखिए कस्तूरबा गांधी विद्यालय में किसको प्रवेश दिया जाता है? तो बालिका को दिया जाता है। आपको बता दें कि पिछड़ा बालिका या अति पिछड़ा बालिका या SC ST बालिका है, ठीक है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति बालिका को जो है आपको कस्तूरबा गांधी विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है। आपको बता दें कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय में कक्षा 6 से लेके कक्षा 8 तक जो है शिक्षा दिया जाता है। इसमें जो है बालिकाओं के लिए आपको कपड़ा से लेके भोजन तक तथा आवासीय सुविधा तक दिया जाता है। और आपको बताएं कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय की शुरुआत जो है 2004 में हुई थी। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक अपने विद्यालय में छात्र तथा छात्राओं का शैक्षणिक मापन कैसे करते हैं? तो ऑप्शन में शिक्षा समाज शास्त्र द्वारा, सामाजिक दर्शन द्वारा, मीडिया मनोविज्ञान द्वारा, शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा। तो देखिए एक शिक्षक अपने विद्यालय में जो है छात्र तथा छात्राओं का शैक्षणिक मापन किससे करता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा करता है। चाहे कोई भी शैक्षणिक क्रियाकलाप हो, अगर वो जांचना हो या परखना हो तो सबसे पहला अगर ऑप्शन मिलेगा शिक्षा मनोविज्ञान, तो आप लोग आंख मूंद के ये आंसर मारिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस अवस्था में बालक तथा बालिकाएं विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होने लगता है? तो ऑप्शन में शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए किस अवस्था में जो है बालक तथा बालिकाएं विपरीत लिंग यानी अपने लिंग के विपरीत लिंग से आकर्षित हो जाता है, यानी लड़का जो है लड़की के प्रति और लड़की जो है लड़का के प्रति आकर्षित होने लगता है, तो वह जो है अवस्था कौन होता है? तो किशोरावस्था होता है। क्योंकि आपको बता दें कि किशोरावस्था की अवधि 12 से लेकर 18 वर्ष तक होती है और इस अवस्था में बालक तथा बालिकाएं का जो है यौवना आरंभ शुरू हो जाता है। और इस अवस्था के शुरुआती दौर में जब 12 वर्ष शुरू होता है उसमें जो है सेक्सुअल हार्मोन लड़का तथा लड़की दोनों में स्रावन होने लगता है, इसलिए जो है एक दूसरे विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होने लगता है। और हम लोग उसको क्या नाम देते हैं कि विद्यालय में एक दूसरे को प्यार हो गया। वो प्यार नहीं होता है, सिर्फ एक शारीरिक आकर्षण होता है। हाँ कुछ अपवाद कर सकते हैं, प्यार भी होता है, मगर मनोवैज्ञानिक का मानना है कि वह शारीरिक आकर्षण है। अब प्यार कब होगा? तो प्यार जब आप ग्रेजुएशन कर लेंगे, टीन एज पार कर लेंगे, मेच्योर हो जाएंगे, तब प्यार का सही मायने समझ पाएंगे। अब चलिए इस सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए शैशवावस्था का काल कब से कब तक होता है? तो 1 से लेकर 6 वर्ष तक होता है। बाल्यावस्था का काल जो है 6 से लेकर 12 वर्ष तक होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पहली नई शिक्षा नीति कब आई थी? तो ऑप्शन में 1968, 1986, 2020, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पहली नई शिक्षा नीति जो है 1968 में आया था। उसके बाद सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए दूसरी नई शिक्षा नीति 1986 में आया था और तीसरी नई शिक्षा नीति कब आया है? तो 2020 में आया है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आप लोगों को क्लास अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों में भी इस क्लास को शेयर कर दीजिए। अब अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय का आत्मा किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन में शिक्षक, पुस्तकालय, खेल का मैदान, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विद्यालय का जो आत्मा किसे कहा जाता है? तो शिक्षक को कहा जाता है। और आपको बता दें कि विद्यालय का हृदय जो है पुस्तकालय को कहा जाता है। और खेल का मैदान विद्यालय में क्यों जरूरी है? तो बालक के जो है शारीरिक विकास के लिए विद्यालय में खेल का मैदान होना जरूरी है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पढ़े भारत बढ़े भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑप्शन में 2001, 2004, 2009, 2014। तो देखिए पढ़े भारत बढ़े भारत अभियान की शुरुआत जो है 2014 में हुई थी। और इस अभियान के तहत जो है प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा को सुदृढ़ करने पर बल दिया गया था,
तथा कहा गया था कि कक्षा 1 तथा कक्षा 2 में जो है गणित की शिक्षा दी जाए। अब सभी ऑप्शन को देखते हैं तो देखिए 2001 में जो है सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई थी। उसके बाद कस्तूरबा गांधी विद्यालय की शुरुआत 2004 में हुई थी। उसके बाद राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया था, तो 2009 में आया था। और लागू कब से हुआ था, तो 2010 से। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मातृभाषा में शिक्षा किस स्तर पर आवश्यक है, तो ऑप्शन में प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मातृभाषा में शिक्षा किस स्तर पर आवश्यक है, तो प्राथमिक विद्यालय में आवश्यक है। उसके बाद देखिए माध्यमिक विद्यालय में जो क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। उसके बाद अगर महाविद्यालय की बात की जाए तो राष्ट्रीय भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। तो देखिए राष्ट्रीय भाषा जो है हम लोग को हिंदी को माना जाता है, मगर संवैधानिक रूप से उनको मानता नहीं है, मगर हिंदी को जो है राजभाषा का मान्यता मिल चुका है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का स्वरूप है, तो ऑप्शन है मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, वित्त लेकर शिक्षा, शिक्षा का कोई अधिकार नहीं, नागरिक अधिकार। तो देखिए 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का स्वरूप कैसा है, तो मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा है। और आपको बता दें कि यह मौलिक अधिकार 21 के क के तहत जो है, ठीक ना, इसमें कहा गया है कि सरकार जो है 6 से लेकर 14 वर्ष तक को जो है मुफ्त शिक्षा देगी। और आपको बता दें कि राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा के अधिकार अधिनियम में भी यह बातें कही गई हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विज्ञान को व्यवहारिक रूप में उतारने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए, तो ऑप्शन में शौचालय का, कार्यालय का, पुस्तकालय का, प्रयोगशाला का। तो देखिए विज्ञान को जो है व्यवहारिक रूप में उतारने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए, तो प्रयोगशाला का प्रयोग करना चाहिए। आप विज्ञान की कोई भी पुस्तक पढ़ रहे हैं, अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, अगर उसका फिर प्रैक्टिकल करते हैं तो उसका विशेष आपको नॉलेज हो जाएगा, उसका व्यवहारिक ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है व्यवहारिक ज्ञान के लिए जो है प्रयोगशाला का विद्यालय में उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए पुस्तकालय को क्या कहा जाता है, विद्यालय का हृदय कहा जाता है। उसके बाद देखिए विद्यालय के प्रबंधन को चलाने के लिए एक कार्यालय की यानी ऑफिस की आवश्यकता होती है। उसके बाद देखिए विद्यालय में जो है मल मूत्र त्याग करने के लिए शौचालय की भी आवश्यकता होती है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि माध्यमिक शिक्षा से संबंधित आयोग कौन है, तो ऑप्शन में वर्धा आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, इनमें से सभी। तो देखिए माध्यमिक शिक्षा से संबंधित आयोग कौन है, तो मुदालियर आयोग है, क्योंकि मुदालियर आयोग का नेक्स्ट दूसरा नाम क्या है, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग है। और आपको बता दें कि मुदालियर आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1952 में हुई थी। और स्वतंत्रता के बाद सबसे पहला शिक्षा आयोग कौन था, तो यही मुदालियर आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग था। उसके बाद देखिए वर्धा आयोग की नियुक्ति कब हुई थी, तो 1937 में हुई थी। कोठारी आयोग की नियुक्ति कब हुई थी, तो 1964 में हुई थी। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय में क्या सब होना चाहिए, तो ऑप्शन में विद्यालय भवन, शौचालय, पुस्तकालय, इनमें से सभी। तो देखिए विद्यालय में क्या सब होना चाहिए, तो इनमें से सभी, यानी विद्यालय भवन भी होना चाहिए, शौचालय भी होना चाहिए और पुस्तकालय भी होना चाहिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्लैक बोर्ड योजना कब शुरू हुआ था, तो ऑप्शन में 1987, 1988, 1989, 1995। तो देखिए ब्लैक बोर्ड योजना की शुरुआत नई शिक्षा नीति 1986 के तहत 1987 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब सभी ऑप्शन को बताते हैं। तो देखिए 1988 में जो है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई थी। 1989 में जो है महिला समाख्या कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। और 1995 में जो है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए आप लोग को जरूर बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ गया होगा, क्योंकि देखिए आप लोग को कई बार हम रिपीट कर देते हैं। देखिए 1000 से 1200 क्वेश्चन होता है, उसी को हम रिपीट इतना करेंगे कि आप लोग की जुबान पे रहेगा, ठीक है। और बस आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इस 20 क्वेश्चन में आप लोग को कितना आया और आप लोग का तैयारी कितना प्रोग्रेस में है, और हम सभी स्टूडेंट के कमेंट का फीडबैक देते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, तो यह आपका करंट का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन में हिमाचल प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो देखिए नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, तो हिमाचल प्रदेश है। और आपको बता दें कि नई शिक्षा नीति किस समिति के तहत बना है, तो कस्तूरी रंगन समिति के तहत बना है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन बच्चों की संख्या के अनुरूप होना चाहिए, तो ऑप्शन में कक्षा कक्ष, असेंबली हॉल, मध्याह्न भोजन की मात्रा, इनमें से सभी। तो देखिए बच्चों की संख्या के अनुरूप इनमें से सभी होना चाहिए, यानी कक्षा कक्ष का बनावट भी जो बच्चों की संख्या के अनुरूप होना चाहिए, असेंबली हॉल भी बच्चों की संख्या के अनुरूप होना चाहिए, और मध्याह्न भोजन भी जो है बच्चों की संख्या के अनुरूप ही बनना चाहिए। मान लीजिए 100 बच्चा विद्यालय में मौजूद है तो 100 बच्चा के लिए भोजन बनना चाहिए, ये नहीं कि 70 बच्चा के लिए बनाएं और थोड़ा थोड़ा खिला दीजिए,
तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण गुणवत्ता सरकारी विद्यालय में अच्छी होती है या केंद्रीय विद्यालय में। यानी यहाँ आपको कह रहा है कि शिक्षण गुणवत्ता यानी सबसे अच्छा शिक्षा कहाँ मिलता है, सरकारी विद्यालय में या केंद्रीय विद्यालय में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो देखिए इसका कोई थ्योरी नहीं होता है, आप अपने दैनिक जीवन में ये सब सीखते हैं कि प्राइवेट स्कूल में अच्छा शिक्षा मिलता है कि आपके गाँव के स्कूल में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में सही सही बताइएगा और आप लोग से अपेक्षा रहेगा कि पूरा 100% सही आंसर देंगे। तो चलिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों में भी इस क्लास को शेयर कर दीजिए। तो चलिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।